मित्रों, आज राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पेश हुआ है। हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यह विधेयक इसीलिए जरूरी था क्योंकि दुर्पतन से, बल से, असम्यक असर से, प्रतिपद से, प्रलोभन द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या किसी विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरुद्ध परिवर्तन और उनसे संबंधित या आंशिक विषयों पर उपबंध करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। कालांतर में ये पाया गया कि अनेक ऐसी संस्थाएं या व्यक्ति समूह बनाकर या स्वयं अकेला ही अनेक ऐसे क्षेत्रों में, चाहे वो हमारे आदिवासी भाई बहनों का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, प्रलोभन देकर, गलत प्रचार कर, आर्थिक रूप से प्रलोभन देकर, भविष्य के झूठे झूठे समझ बाग दिखाकर धर्म परिवर्तन कराते थे। साथ रहने का समझ बाग दिखाकर उन सब की रोकथाम के लिए विधेयक लाया गया है। भविष्य में सभी धर्मों में, सभी समाजों में सामंजस्य रहे, प्रेम भाव रहे, आरोप नहीं लगे, किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी व्यक्ति और भाई के साथ अन्याय नहीं हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो, इसीलिए विधेयक लाया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में इस बिल के पारित होने के उपरांत ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का जो विषय है सख्त कानून के कारण बंद हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। आप लोग सब लोग साक्षी है कि कांग्रेस को सिर्फ इस बात की चिढ़ है या तकलीफ है कि हमारे मंत्री तथ्यों के साथ उनके कार्यकाल के अंदर हुए घोटालों, उनके कार्यकाल के दिए गलतों का जवाब दे रहे हैं। सभी मंत्रियों ने जो जो प्रश्न है उसका प्रभावी जवाब दिया है, विषय वस्तु के अनुसार जवाब दिया है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं और बिना मुद्दे के वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की उनकी आदी हो चुके हैं। झूठ मूठ की दुकान में मात्र किसी को प्रताड़ित करने के लिए, झूठ का प्रचार करने के लिए और ये इन प्रकार अपने कर्म के जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो कर्म किए हैं, जो जनता के सामने उजागर नहीं हो, इसीलिए वो हल्ला करते हैं। धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथी हैं, मिलने हम जाएंगे, उनसे हालचाल भी पूछेंगे। अगर युद्ध आवश्यकता हुई, भगवान करे वो जल्दी स्वस्थ हो और विधानसभा में आवे, ऐसा हमारा मानना है। जिस वीडियो का आरोप लगाया गया है, उनके 3 साल के कार्यकाल के दौरान 9 बार उसकी ट्रांसफर की। कृपया आप सब देखें, उनके कार्यकाल के दौरान 3 साल में 9 बार ट्रांसफर की। वही व्यक्ति या वही पार्टी हमारे ऊपर ट्रांसफर का आरोप लगावे। पहले अपने गिरबान में जाके देखे, फिर हमारे आरोप लगावे। धन्यवाद। अपोजिशन के पास आरोप प्रत्यारोप के सिवा कुछ भी नहीं है। अपोजिशन कह रही है कि उनको बीमार किया गया है, वो बीमार नहीं है। बीमार किसी से करने से किरोड़ी लाल बीमार होने वाला नहीं है। वो इनको सब प्रतिपक्ष के जातियों को बीमार करने वाला, वो बीमार होने वाला नहीं। शरीर अस्वस्थ किसी भी हो सकता है, वो आपके सामने कह के गए। धन्यवाद। ये गंभीर विषय है, इसकी जांच के उपरांत भी कोई टिक्का टिप्पणी की जा सकती है। कहाँ की है, किसकी है, कब हुई, कैसे हुई, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का भाग है। धन्यवाद। क्या खासियत होगी सर इस बार? सर धर्मांतरण का जो बिल ला रहे हैं उसकी सजा कितनी सजा का प्रावधान? ये सारे प्रावधान अभी आपके सामने आएंगे, मैं वापिस आपके सामने आएंगे, उसका खुलासा करेंगे। आज पेश हुआ है, डिबेट होगी और डिबेट के बाद स्वीकार होगा। स्वीकार होने के बाद ही हम कह पाएंगे कितना बिल हुआ है। इसीलिए मतलब वक्त सही था, सही वक्त है, सख्त किए गए, हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। कल मैं जब मेरे क्षेत्र में लोगों के बीच में, जनता के बीच में एक बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती के मंदिर का उद्घाटन भी था और ग्राम पंचायत की तरफ से
विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण का कार्यक्रम भी था। और मैं जब वहां पहुंचा तो ग्रामवासियों का असीम उत्साह था। उन्होंने घोड़े पर बिठाकर मुझे बीच रास्ते से सभा स्थल तक और कार्यक्रम स्थल तक लेके गए। जब कार्यक्रम चल रहा था उस बीच में एक ग्रामवासी मेरे साथ में जब मैं बोल रहा था तब एक स्लिप लेकर आए और मुझे कुछ काम के लिए डिमांड करी। मैंने वो स्लिप लेते ही एक स्वाभाविक मजाक के अंदर उसको कहा, क्या पर्ची लेके आए हो क्या? तब उसने कहा था हाँ मैं पर्ची लेके आया हूँ। तब मैंने सहज भाव उसको कहा कि विपक्ष वाले ये कहते हैं कि जो वर्तमान भजनलाल शर्मा जी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो पर्ची से चलती है, तो चलो आप भी हमें पर्ची दे दो, हम आपका काम कर देंगे। आधे घंटे का लगभग पूरा भाषण था जिसमें मैंने राज्य सरकार की उपलब्धियों से लेकर केंद्र सरकार के बजट पर अपनी बात कही और स्थानीय स्तर पर जो मैंने काम करवाए उसके बारे में मैंने बात कही। लेकिन उसके बाद आज जब मुझे पता लगा उस मेरे भाषण में से कुछ जो मैंने उस पर्ची के बारे में उससे ग्रामवासी से बात की उसको कट पेस्ट करके मीडिया में इस तरीके से एक 3 से 4 सेकंड का एक वीडियो वायरल करके ये बताया जा रहा है कि मैंने ये कहा कि सरकार पर्ची से चल रही है। मैं इसके बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान भजनलाल शर्मा जी की सरकार वो सरकार है जिन्होंने बीते 13 महीनों में राजस्थान में विकास के नए आयाम को राजस्थान की जनता के लिए स्थापित किया है। सोलर ऊर्जा के मामले में अगर बात करें, नौजवानों को नौकरी देने की बात करें, राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की बात करें, तो ये वर्तमान सरकार ही ऐसी है जो पिछली कई सरकारों में अगर तुलना करेंगे तो मैं सोचता हूं पिछले 13 महीनों का कार्यकाल एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। संकल्प पत्र के जो घोषणा पत्र हमारा है उसको नीतिगत दस्तावेज बनाकर उनको पूरा करने की बात से लेकर अब इस बार वर्ष 2025-26 के बजट की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान सरकार गरीबों की, मजदूरों की, युवाओं की, दलितों की और समाज के हर एक तबके को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस को और विपक्षी दलों को इस बात का ऐतराज है, एक सामान्य सा व्यक्ति सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, तो उन्होंने जो पिछले 13 महीने में काम किए हैं, उनकी जो लगन है, उनकी जो मेहनत है और राजस्थान की जनता के प्रति उनका जो भाव है, निश्चित ही उससे कांग्रेस को, विपक्षी दलों को तकलीफ है। आने वाले 4 सालों में भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान राजस्थान सरकार ऐतिहासिक विकास के को गति देगी, विकासशील राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएगी और प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का भारत राजस्थान भी बनाएंगे। जब हमारा प्रदेश समर्थ होगा, सक्षम होगा, तभी हमारा देश सुरक्षित, सक्षम और समर्थ होगा। तो मैं मीडिया में चल रहे इस वीडियो के बारे में आप लोगों से इतना ही आग्रह करता हूं कि जो व्यक्ति मेरे पास में व्यक्तिगत रूप से मेरे मिलने वाले हैं, परिचय वाले मेरे क्षेत्र के लोग हैं, स्वाभाविक रूप से उनसे जब बात होती है उसको मीडिया में कुछ इस तरीके से नैरेटिव सेट करने के उद्देश्य से पेश किया जाता है। तो मैं उस बारे में मेरा इतना ही कहना है कि वो मेरे लोग थे और जो मेरे से मिलने आते हैं, मैं हमेशा गंभीर नहीं रहकर ज्यादातर हंसी मजाक बात करके काम करने का प्रयास करता हूं। इसलिए आपने देखा होगा बीते 1 वर्ष में मैं मेरे क्षेत्र में जहां जहां लोकार्पण विभिन्न कार्यक्रम में गया हूं, कहीं हाथी पर, कहीं घोड़े पर, कहीं और किसी सवारी पर, रथ पर, वहां मेरा स्वागत किया जाता है, मेरा सम्मान किया जाता है। ये सम्मान मेरा नहीं, ये भजनलाल जी की सरकार के पिछले 13 महीने के किए हुए काम के यात्रा का एक परिणाम है। और मैं आगे भी भरोसा देता हूं कि हम सरकार के एक मजबूत प्रतिनिधि होने के नाते, चाहे वो क्षेत्र का काम हो, चाहे प्रदेश का काम हो, आने वाले समय में हम लोग उसको मजबूती के साथ रखेंगे। सर, जो कथित तौर पे वीडियो की बात कही जा रही है, वो वीडियो क्या फर्जी है सर? नहीं, मैंने कहा है, मैंने पहले भी कहा है कि मेरी जब फेसबुक पेज पर लाइव चल रहा था, कोई फर्जी नहीं है। मैंने कहा, मैंने पहले भी बता दिया था कि एक व्यक्ति जब मेरे पास में आया था, स्वाभाविक रूप से उसको ये कहा था क्योंकि उन्होंने मुझे एक पर्ची दी थी। एक स्वाभाविक रूप से उनसे बातचीत करने का तरीका जो अमूमन हमारे क्षेत्र में होता है, इसी तरीके से कहा था। उसको किसी तरीके से गलत नहीं लिया जाना चाहिए। सर, क्या कहा था आपने? वो व्यक्ति जब स्लिप लेकर आए थे तो मैंने ये कहा था कि आप पर्ची लाए हैं क्या? तो वो कह रहे थे हाँ मैं पर्ची लेकर आया, मेरा कोई काम है। तो मैंने उनको कहा था कि आप पर्ची दे दीजिए, हम आपका काम कर देंगे। क्योंकि विपक्ष वाले कहते हैं कि हमारी जो सरकार है पर्ची से चलती है, इसमें ऐतराज किस बात का है? अगर हम लोग काम करते हैं, विकास करते हैं, राजस्थान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, पर्ची के माध्यम से अगर हमारे पास में कोई संवेदना आती है, कोई बात आती है, उसको पूरा करने का काम हम भी करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में सीपी जोशी जब विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय के इस समय में
वो हमें सवाल पूछने ही नहीं देते थे। अभी हमारे वासुदेव देवनाथ जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरा खुले मन से हर एक विधायक को, जो विपक्ष का है या पक्ष का है, उसको खुले मन से प्रश्न पूछने की इजाजत भी देते हैं। आपने देखा बहुत लंबे तरीके विपक्ष वाले, जब उनके पास में सारा उत्तर उपलब्ध करवा दिया था तो उसके बाद भी लीक से हटकर वो प्रश्न पूछते हैं। इस बारे में जो जानकारी उनके पास में होनी चाहिए वो उपलब्ध हो जाती है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की बातें जो प्रश्न में नहीं होती वो बातें करना भी ठीक नहीं रहता। लेकिन एक भी ऐसा सवाल मंत्री के द्वारा कहीं कोई नहीं हुआ है जिसमें वो संतुष्ट नहीं हो, लेकिन विपक्ष की धर्म वो निभाते हैं। लेकिन मंत्री सक्षम है, मंत्रियों का हर एक जवाब उसी प्रश्न के अनुकूल होता है। पिछला सत्र देखें चाहे वर्तमान सत्र देखें, कभी ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ये कुंभ जो हादसा हुआ है वैसा, इसमें राजस्थान की तरफ से कितने लोग किसकी? लापता हैं? कुंभ में जो हादसा हुआ बगड़ में, तो आप भी जाके आए, तो राजस्थान में कितने लोग लापता हैं, कितने लोगों की मौत हुई, कोई इसका डाटा ही शेयर नहीं कर रही सरकार। देखिए, मैं जिस दिन महाकुंभ के अंदर ये हादसा हुआ था, उसी दिन में रात को 10:30 बजे महाकुंभ में पहुंचा था। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, राजस्थान सरकार को धन्यवाद करता हूं कि वहां राजस्थान मंडप नाम से जो राजस्थान के तीर्थयात्री महाकुंभ में जाते हैं उनके लिए रहने की, खाने की व्यवस्था वहां की गई है। 500 से 1000 की संख्या में प्रतिदिन लोग वहां रुकते हैं। एक स्वादिष्ट भोजन भी है, रहने की व्यवस्था भी है, सब तरीके से उत्तम व्यवस्था है। लेकिन जिस रात को ये भगदड़ हुई, उस भगदड़ के बाद में कुछ लोग जो वहां घायल भी हुए हैं, कुछ मृत भी हुए हैं, कुछ लापता भी है, उनके बारे में भी सरकार की तरफ से वहां हमारे एक डेलीगेशन है राजस्थान मंडपम में, वहां हमारे आरएस अधिकारी लगे हुए हैं, वहां हमारी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और उनकी तरफ से ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे पास में सूचना मिली है उसमें से कोई भी अगर व्यक्ति लापता होगा उसके बारे में हमारा जो प्रतिनिधि मंडल वहां मौजूद है, और सरकारी स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति लापता है उसको ढूंढा जाएगा। और अगर कहीं उसके बारे में जानकारी मिलेगी, और अगर बहुत ज्यादा कोई विशेष आंकड़ा नहीं है राजस्थान का, जो मृत व्यक्ति थे उनके बारे में बता दिया गया है, लेकिन इधर उधर कहीं है तो उसके बारे में पता लगाकर सरकार आप लोगों के बीच में रखेगी। कोई संख्या भी लापता लोगों की तो सामने आई है? अभी ऐसा कोई डाटा सामने नहीं आया है, हमारे पास में ऐसा कोई डाटा नहीं है कि कोई व्यक्ति लापता है। लेकिन अगर कोई हुआ होगा तो निश्चित इसकी जानकारी करके उनके परिवारजन से भी संपर्क किया जा रहा है, और मीडिया के माध्यम से भी राजस्थान की जनता को बता दिया जाए। मैं केपी में कल कवर करके आया हूँ, तो वहाँ जो एक महिला की मौत हुई थी, उनके पति ने क्या कहना है कि मुझे जो है 15,000 का लिफाफा पकड़ा दिया कि आप जाके अंतिम संस्कार कर लो, कोई कागज नहीं दिया गया उन्हें, ना ही कोई डेथ। देखिए, इस बारे में मेरे पास में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की बातें अगर आई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात को रखकर इस पर उचित निर्णय लिया। आपको क्या लगता है सर, उत्तर प्रदेश की सरकार को राज्यवार सूची जारी करनी चाहिए? अगर नहीं की अभी तक, कि कौन से राज्य से कितने लोग? देखिए, मैं आपके माध्यम से इतना आग्रह करना चाहूंगा कि हमारी सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा महापर्व जो है ये महाकुंभ का है, और हमारे जो विद्वान हैं, जो बुद्धिजीवी लोग, ये कहते हैं कि 44 वर्षों के बाद इस प्रकार का संयोग बनता है। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि 26 फरवरी तक चलने वाले समाकुंभ में आप लोग पधारें। ऐसी व्यवस्था इससे पहले कभी नहीं हुई थी, ये बड़े बड़े लोग जो हैं वो कह रहे हैं, और इससे पहले भी महाकुंभ हुआ था, इससे पहले भी सरकार थी, लेकिन जो व्यवस्था भी इतनी माकूल व्यवस्था हुई है, मैं सोचता हूँ इससे पहले कभी नहीं हुई है। ये लोगों का हिंदू धर्म के प्रति, महाकुंभ के प्रति बढ़ता हुआ विश्वास है। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार का जो उस महाकुंभ के लिए तैयारियां हैं, वो जनता का विश्वास इस पर है। और मैं इतना स्पष्ट कह सकता हूं, ये जो भगदड़ हुई थी, ये जो घटना हुई थी, कोई न कोई एक सोची समझी साजिश कुछ असामाजिक तत्वों की हो सकती है। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच के बाद में पता लगेगा कि ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने इतने बड़े महाकुंभ के अंदर एक साजिश के तहत इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर जांच कमेटी गठित कर दी। आने वाले समय में बहुत जल्द इसका परिणाम है जनता के बीच में आएगा। लेकिन इतना कुछ व्यवस्थित तरीके होने के बाद भी इस प्रकार की छोटी घटनाएं सुनियोजित तरीके से हुई ऐसा लगता है। लेकिन आमतौर पर 1.5 महीने चलने वाले इस महाकुंभ में कोई घटना दूसरी नहीं हुई है। 20 करोड़ से ज्यादा के करीब लोग इस महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं, और जब ये 25-26 तारीख के आसपास पूरा होगा तब मुझे लगता है 30 करोड़ के बाढ़ जो तीर्थ यात्री हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो इसमें स्नान करके अपने आप को पवित्र करेंगे। मैं सोचता हूँ एक ऐतिहासिक अवसर भारतवासियों के लिए और व्यवस्थाओं के लिए साजिश की बात यूपी सरकार को और केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। ये 30 लोगों की मौत हुई है, लेकिन आपने कहा छोटी घटना है, ये कैसे? मैं छोटी घटना नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो घटना हुई है वो किसी भी तरीके से ये जांच का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच कमेटी बिठा दी है। ये साजिश हो सकती है, मैंने ऐसा कहा है क्योंकि मैं भी वहां गया था
लेकिन हमने देखा एक सामान्य आदमी की तरह मैं वहां गया था, मैंने कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लिया था। वहां सबके लिए जो आम आदमी जाता है उसके लिए भी वही व्यवस्था है, वीआईपी जाता है उसके लिए वही व्यवस्था, क्योंकि हम लोग चाहते हैं सबको स्नान करने का अवसर मिले। मैं भी गया था, मैंने भी वहां स्नान किया है, लेकिन कहीं कोई अव्यवस्था हमें वहां देखने को नहीं मिली। और कुछ जो अव्यवस्था की बात बता रहे हैं, मैं सोचता हूँ ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं थी। मैं खुद प्रत्यक्ष रूप से देख के आया था, इसलिए मैं तो ये सोचता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने इतनी शानदार व्यवस्थाएं करी है और इतने लंबे चौड़े परिसर में जो ये लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, उन्होंने भी धन्यवाद दिया सरकारों को। ऐसी व्यवस्था हमने पहले कभी नहीं देखी। धन्यवाद। अविनाश जी एक सवाल है, आपकी सरकार ने आज धर्मांतरण को लेकर एक बिल सदन के ऊपर रखा है, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है, क्या सजा का प्रावधान है, या इसके बिल के बारे में थोड़ा सा देखिए, ये बिल आज ही विधानसभा के सदन पर आया है। इस बिल पर आने वाले समय में बहस होगी और बहस में आप सब लोगों के बीच में अभी ये जो बिल आज आया है ये आपके सामने रखेंगे। और क्योंकि प्रश्नकाल था, प्रश्नकाल के बाद में 0 ओवर में ये बिल हमने रखा है, उसके बाद भोजनावकाश की छुट्टी हो गई है। भोजनावकाश के बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे और विस्तृत रूप से जो भी ये जो बिल आया उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। आज मेरे द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम से संबंधित प्रश्न सदन में लगाया था और मैंने आज मेरे द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम से संबंधित एक प्रश्न मैंने लगाया और सदन में मैंने माननीय मंत्री जी से यह पूछा था कि माननीय मंत्री जी आप बताइए, राजस्थान राज्य उत्पादन निगम कितने घाटे में है और क्या क्या उत्पादन, क्या यूनिट जो है कितना कितना उत्पादन कर रही है। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया वो गोलमोल जवाब था। मैं आपके सामने प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य उत्पादन निगम जो आरएसईबी के विघटन के बाद में एक कंपनी के रूप में हुआ, 2007 में भारत सरकार ने जो कोल ब्लॉक उत्पादन निगम को दिए थे, उन कोल ब्लॉक्स में से 2 कोल ब्लॉक को अडानी की जो अडानी इंटरप्राइजेज कंपनी है उसके साथ जेबी करके वो कोल ब्लॉक का सारा काम वो तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने वो अडानी जी को दे दिए। अडानी वो उत्पादन कंपनी को लगातार जो कॉल सप्लाई कर रहे हैं, वो कॉल सप्लाई में बहुत बड़ा घोटाला उनके द्वारा किया जा रहा है। कॉल की जो जीसीबी है उसकी कोई जांच नहीं की जा रही। जो 3600 जीसीबी का कॉल आ रहा है उसका 4600 के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। आज भी उत्पादन निगम में सीएमडी और डायरेक्टर जो भी हैं उनकी सबकी नियुक्ति अडानी जी के द्वारा प्रभावित की जा रही है। सीएमडी आज भी स्थायी रूप से नहीं है और निदेशक भी उत्पादन निगम में स्थायी रूप से नहीं है। कोयले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसके कारण उत्पादन निगम लगभग 30,000 करोड़ के घाटे में चला गया है। माननीय मंत्री जी के सामने सवाल रखा और अध्यक्ष महोदय के माध्यम से ये आश्वासन दिया गया है कि हम इसकी जांच कराएंगे। मेरी भी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए। कितना जो कॉल सप्लाई किया है वो किस क्वालिटी का कॉल सप्लाई किया और भुगतान किस जीसीबी का हुआ है। ये बड़ा अंतर जिसका जो उत्पादन निगम का जो घाटे का मेन कारण रहा है, वो मेन कारण कोयले में भ्रष्टाचार है। ये बड़े स्तर पर किया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। शिक्षा विभाग से संबंधित आज मेरा प्रश्न था, उसमें सरकार के मंत्री मदन दिलावर जी सही जवाब नहीं दे पाए। प्राइवेट स्कूलों में जो गरीब बच्चों का जो निःशुल्क शिक्षा से संबंधित प्रश्न था, उसमें ये बताया गया कि 800 करोड़ रुपए अभी भी प्राइवेट स्कूलों के बकाया है।
और जब पैसा बकाया है तो उसके आधार पर उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही है, उनके एडमिशन नहीं दिए जा रहे। इस तरह की सरकार की जो मंशा है, सरकार प्राइवेट स्कूलों को पेमेंट नहीं करने के कारण सारे बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें फर्जीवाड़ा हो रहा है, बच्चों को उनके नाम आंकड़े तो दर्शाए जाते हैं पर ये पता हमको नहीं बताया गया कि भाई कौन कौन बच्चे हैं, उसके आधार पर एडमिशन लिया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार ने आज इस बात को भी कर दिया कि हम गरीब बच्चों को सही रूप से शिक्षा नहीं दे पा रहे और निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है वो कहीं न कहीं वंचित होने से लोग उससे वंचित हो रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को उन प्राइवेट स्कूलों को समय रहते पैसा दिया जाए और उनका पेमेंट होने के बावजूद उनका एडमिशन लिया जाए। आज जो स्थिति आई है, शिक्षा के जो आधार पर बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, उसका तुरंत प्रभाव से इनको करना चाहिए। आंकड़े और नाम पूछा तो उसमें मंत्री जी ने कहा कि अव्यवहारिक है। मगर अव्यवहारिक कैसे है? जब बच्चे के आंकड़े नहीं होंगे तो हमको कैसे पता लगेगा और हाउस को कैसे पता लगेगा? तो उस बात से वो अनभिज्ञ रहे कि हम ये नहीं बता सकते, जबकि एक्चुअली इसके आड़ में बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाला हो रहा है और सरकार इसमें लिप्त है पूरी तरह से। जिस तरह से कहावत कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उसी तरह मंत्री महोदय ने सदन में हम लोगों पे आरोप लगाए कि इन्होंने पता नहीं इनकी कोई साठगांठ होगी। लेकिन जब आप ये देख रहे हैं कि आपकी सरकार का इकबाल ही खत्म हो गया, जब एक अधिकारी आपके आदेशों की अवहेलना करके 1 साल में 5 बार उस पद पर नहीं जाता है और उसके बावजूद आप उस अधिकारी की पैरोकारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये राजस्थान के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के कार्यों को रोकने के लिए उन अधिकारियों की पैरवी कर रही है जो हम पद पर बैठकर अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है। गबन का जिनके ऊपर आरोप है, सरकार का एक सर्कुलर जारी हो रखा है कि जिस अधिकारी या कर्मचारी पे या तो ऑफेंसेस चार्जेज है या डिपार्टमेंटल कोई भी जांच लंबित है या जांच में दोषी पाया जाता है तो उसको जनता के भावनाओं के लिए या जनता के काम नहीं करने के लिए उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती है। जबकि इस सरकार में उस अधिकारी के खिलाफ 16 सीसी की चार्जशीट पेश हो रखी है। 2 बार मेड़ता पंचायत समिति और परबेसर पंचायत समिति दोनों जगह से उस पर गबन के आरोप है, अनियमितता के आरोप है। उसके बावजूद सरकार ने उसको फील्ड पोस्टिंग दे रखी है। तो मैं लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के माध्यम से आप लोगों से आग्रह करूंगा कि राजस्थान की जनता को इस सरकार का असली चाल चरित्र का पता चलना चाहिए। इसलिए मेरा आप लोगों के माध्यम से ये आग्रह रहेगा कि राजस्थान की जनता पर इस तरह की इस सरकार में बैठे मंत्री और सरकार के तमाम अधिकारी जनता का पैसा जो जनता के लिए लगना चाहिए उसको नहीं लगाकर यहाँ मोटी चमड़ी के रूप में एक पद पर बैठकर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरा आप सब लोगों के मार्फत पूरे राजस्थान की जनता से आग्रह रहेगा कि इस तरह की सरकार को आने वाले समय में, जिसने आज हमारे किसान को, नौजवान को हर जगह चोट पहुंचाने का काम किया, केवल वाहवाही लूटने के लिए सरकार का 1 साल का जश्न मनाने का काम किया। मेरा आप सब लोगों से निवेदन रहेगा कि मैंने पहली बार देखा कि जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी नहीं देकर केवल मात्र अधिकारी और कर्मचारियों को इस बात का दबाव बनाया गया कि आपको इच्छानुसार पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन बसें भरकर, चाहे आशा सहयोगिनी है, चाहे नर्सिंग कर्मचारी है, चाहे अध्यापक है, उनको बसें भर कर लाइए। और मोदी जी को हम लोगों को ये दिखाना है कि राजस्थान में 1 साल में जनता का हमने काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह के अधिकारियों को इन्होंने जिन पदों पर बिठा रखा है वह जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं, जगह जगह भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रहे हैं। और ऊपर से तब हम सब लोगों को दुख होता है कि सरकार में बैठे वो मंत्री जो उन अधिकारियों की पैरोकारी करते हैं, आज हम सब लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। धन्यवाद। 12 जिले में अवैध खनन लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले को आज मैंने विधानसभा में रखा है और मैंने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से आग्रह किया है कि इतने बड़े पैमाने पर अटरू हो, किशनगंज हो, शाहबाद हो, अंता हो, मांगरोल हो, सब जगह पर पार्वती और परवन नदी पर
बड़े पैमाने पर मोटर बोट चलाकर जो अवैध खनन हो रहा है, बजरी निकाली जा रही है, छेजा पत्थर निकाला जा रहा है, इस प्रकार की शिकायतें आए दिन वहाँ के लोगों से मिलती रहती है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। इस मामले को लेकर आज मैंने पूरी बात को विधानसभा में रखा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से ले, ताकि वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति भी नहीं बिगड़े और सरकारी जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है तो रेवेन्यू लॉस भी रुके और सरकार की आमदनी में इजाफा हो। भाई साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि अवैध खनन को लेकर आपने भी कोई प्रशासनिक अधिकारी को कोई शिकायत दी है? मैंने निश्चित रूप से अवैध खनन को लेकर जो ये माइनिंग सेक्रेटरी हैं टी रविकांत साहब, उनको शिकायत की थी। एक दिन कार्रवाई भी की थी, बाकी पर वो ऐसा लगता है कि एक खाना पूर्ति थी। अगर वो रेगुलर कार्रवाई होती तो सरकारी खजाने में बहुत धन जमा होता।